नमस्कार, उड़ान IAS अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी व्यापम में किस प्रकार से इतिहास संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इतिहास संबंधी प्रश्न कैसे पूछे गए हैं और कितने पूछे गए हैं। तो मंडी निरीक्षक में जो एग्जाम हुआ था उसमें देखिएगा 10 प्रश्न पूछे गए हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 7 प्रश्न, फूड इंस्पेक्टर में 7 प्रश्न और सहायक संपरीक्षक में भी 7 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इतिहास पढ़ना। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इतिहास जैसे विषय को छोड़ देना, उस पर पूरा पूरा डिपेंडेंट होकर कहीं से भी सही नहीं है आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इतिहास भी आपको पढ़ना है। देखिएगा, इतिहास बड़ा विषय तो है ही, लेकिन अगर आप एक सही दिशा में रहकर तैयारी करें तो ये जो प्रश्न है जो आए हुए हैं सारे के सारे आपसे बनते। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, उड़ान IAS अकेडमी सीजी व्यापम की तैयारी हेतु ऑनलाइन लाइव बैच स्टार्ट कर रहा है, जो स्टार्ट होने वाला है 25 मई से। टाइमिंग इसका होगा सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 तक। 3 घंटे की क्लास होगी, 3 विषय यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इस लाइव कोर्स के माध्यम से आप हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, राजस्व निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको साप्ताहिक टेस्ट होगा, इसमें प्रतिदिन लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगी। साथ ही साथ जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। तो ध्यान रखिएगा, 25 मई इस दिन से आपके क्लासेस प्रारंभ होंगी, वो भी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न पत्र जो हमने उठाया है वो है मंडी निरीक्षक का, जो 28 नवंबर 2021 को हुआ था। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न बड़ा सा साधारण सा ये प्रश्न है। पूछा गया है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता। जब भी आप इतिहास पढ़ना चालू करते हैं तो ये हमारा जो होता है पहला या सेकंड टॉपिक होता है पाषाण काल के बाद। और इसमें से प्रश्न भी बहुत ही बेसिक पूछा गया है। यहाँ पर पूछा है, एक तरफ स्थलों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ नदियों का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, सिंधु नदी के किनारे चहुदड़ो। तो सिंधु नदी के किनारे 3 मेजर सिटीज होती है, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो और अल्लादीनो। तो उसमें से आपने एक टिक कर दिया। इवन आप ये भी जानते हैं कि भोगवा नदी, लोथल, जो क्या है एक प्रकार का बंदरगाह यहाँ पर आपको मिला है, गोदीबाड़ा यहाँ पर। तो अगर आप देखें सी का 1 अगर आपको कहीं मिल जाए, सी में 1 देखो एक ही जगह मिल रहा है, सी में 1 एक ही जगह मिल रहा है। साथ ही रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। तो देखिएगा, डी का क्या चाहिए आपको? 2 चाहिए। तो देखो यहीं पर एक जगह मिल रहा है और यहाँ पर सी में 1 मिल रहा है। और बात करें आगे, आप देखेंगे भोगवा हो गया, फिर सतलज हो गया, सिंधु हो गया, तो बचा क्या आपका? सरस्वती। और वो किसके बाजू में होगा या किसके किनारे होगा? तो बनावली। तो 1-2 ही अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप उससे भी आंसर निकाल सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं यदि आपने एक बार भी अच्छे से अध्ययन किया हो इस चैप्टर का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र सुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ संचालन किया था? यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा हो जो मौर्योत्तर काल से संबंधित है, ब्राह्मण वंश के पहले शासक पुष्यमित्र सुंग, इनके दरबारी विद्वान थे पतंजलि, जिन्होंने इस समय महाभाष्य की रचना भी की थी। इन्होंने अश्वमेध संपन्न कराया था पुष्यमित्र सुंग के लिए, और यहाँ इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित का काम किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आप पतंजलि से रिलेटेड योग दर्शन के बारे में भी जानते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी जोड़ी, अब जोड़ी में क्या बोला गया है? सल्तनत कालीन लेखक और उसकी कृति। तो इसका मतलब समझिएगा कि आपको देखिए, दिल्ली सल्तनत में आपको पूरा नहीं पढ़ना होता, आप देखिएगा स्थापत्य पढ़ना है और साहित्य पढ़ना है। अगर आपने ये 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आपको तैयार करना है स्थापत्य और साहित्य। तो देखते हैं, हसन निजामी की रचना ताजुल माशिर, जियाउद्दीन बरनी की रचना है फतवा जहादरी, बिल्कुल सही है। फिर इसामी की रचना है फुतुहात उस सलातीन, बिल्कुल ये भी सही है। और इब्न बतूता की रचना है रहला, जिसको हम कहते हैं सफरनामा। ठीक है, इसमें आपको डाक व्यवस्था की जानकारी मिलेगी दिल्ली सल्तनत की, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार मूल्य नियंत्रण की जानकारी मिलेगी। तो जबकि ये तुगलकनामा जो है वो आमिर खुसरो जी ने लिखा है। ठीक, तो यहां से आपको क्या बोला है? सुमेलित नहीं है। तो नहीं है में ज्यादा फोकस करिएगा, है या नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न क्या है, आप जल्दबाजी में कहीं और टिक कर दिए तो ये प्रश्न आसान है, लेकिन आपसे हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो जाए या गलत टिक कर जाए आप। तो इसका जो आंसर है वो डी।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की है। अब मंदसौर की संधि अगर आपने पढ़ा होगा, मराठा और आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है, आंग्ल मराठा युद्ध, तो आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है थर्ड, उसमें होती है 4 संधियां। तो 4 संधियों में आप अगर पढ़ें तो पहला होता है नागपुर की संधि, ऊना की संधि, ग्वालियर की संधि और लास्ट होता है मंदसौर की संधि। तो मंदसौर की संधि के समय यहाँ के जो शासक रहते हैं अहिल्याबाई होलकर के उत्तराधिकारी, और वो होते हैं कौन? मल्हार राव होलकर द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं सुमिलित हैं। अब यहाँ पर देखिएगा सुमिलित है लिखा हुआ है, तो सुमिलित है में आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, चेम्सफोर्ड, दिल्ली में राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी के राज्याभिषेक दरबार, ऐसा कुछ हुआ था क्या? चेम्सफोर्ड के समय तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि चेम्सफोर्ड का समय अगर आपने ध्यान दिया होगा वो कब होता है? 1916 से 21 के मध्य, और जबकि जॉर्ज पंचम रानी मैरी आते हैं 1911 में। फिर उसके बाद देखिएगा हार्डिंग के बारे में बोला गया है, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रीडिंग का जो समय है वो है 1921 से 1926, और आपको पता है रोलेट एक्ट का समय जो है 1919 के आसपास का है, तो ये भी सुमिलित नहीं है। वही देखें वेवेल, तो वेवेल के बारे में ये जानिएगा कि 1943 के आसपास से इनका समय शुरू होता है और 47 तक ये रहेंगे, और इस समय क्या आजाद हिंद फौज पर मुकदमा और नौसेना विद्रोह, जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ही घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। तो इसमें का सही आंसर जो है वो लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड वेवेल। अगला देखिएगा माउंटबेटन संविधान सभा का गठन, जी नहीं, ये वेवेल के समय ही हो चुका था, तो ये क्या है? गलत है, मतलब ऊपर के ए और बी गलत है, कौन सा सही है? केवल सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट ऑप्शन है स्कंदगुप्त। देखिएगा अगर आप ध्यान रखें तो यही है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जब शक शासक रुद्र सिंह तृतीय का वध किया था, उसके पश्चात या उसके उपरांत इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, पेशवा बालाजी बाजीराव के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ था? तो पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम के उत्तराधिकारी थे। अब इनका जो समय है 1740 के आसपास से चालू होकर 1761 तक चलता है, और इस दौरान होने वाला जो युद्ध था ये देखिएगा ये कब होता है? तो 1526, ये होता है 1556, ये होता है 1561, और तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। तो आप खुद देख के बता सकते हैं कि इसमें से क्या सही होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एकदम पर्टिकुलरली डीप में जाकर नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि कौन किसके समकालीन था, कौन सा युद्ध कब हुआ है, कौन से शासक किस युद्ध के समय थे, आपको वैसे ध्यान रखना है। आपको एकदम डीप में जाके नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो व्यापम के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर मुकदमा हुआ था? अभी देखिएगा थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था आजाद हिंद फौज पर मुकदमा और नौसेना विद्रोह किनके समय हुआ था? वेवेल के समय। अगर आप आजाद हिंद फौज पर मुकदमा अगर पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप ये तो पढ़ेंगे कि कहां पर यह मुकदमा हुआ था। याद रखिएगा इस मुकदमे में इनके पैरवी जो थी भूला भाई देसाई के नेतृत्व में पूरे वकीलों की समूह ने किया था, जिसमें अरुणा असफ अली शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, KN काटजू साहब शामिल थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। अगला प्रश्न आपको कभी एग्जाम में दिखाई दे कि इस दौरान आजाद हिंद फौज की पैरवी किसने की थी बचाने के लिए? तो भूला भाई देसाई, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है? तो अगर माध्यमिका दर्शन की बात करें तो गौतम बुद्ध द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। उनका कहना था कि व्यक्ति को अत्यधिक कठोर परिश्रम और संयम या विलासता दोनों ही नहीं करनी चाहिए। इसे ही मध्यम मार्गी सिद्धांत कहा गया है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? बौद्ध दर्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? अगर आपने आधुनिक भारत पढ़ा हो तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो राइटर होते हैं, राइटर और उनकी रचनाएं, उनको आपको अच्छे से लिखनी होगी। साथ ही साथ आपको कौन सी पत्रिका इनके द्वारा जारी की गई और कौन इसके संस्थापक है, इसको देखना पड़ेगा। तो देखिएगा इंडिया विंस फ्रीडम बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो किनके द्वारा लिखी गई? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई।
अगला प्रश्न हमारे सामने है पटवारी भर्ती परीक्षा से, जो हाल फिलहाल में ही हुआ है। लिखा है आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा, तो कौन बने थे? तो आपको याद रखना है लुईस माउंटबेटन। लुईस माउंटबेटन ने 1948 तक यह पद संभाले रखा, इस पद का भार रखा अपने पास, और इसके पश्चात हमारे भारत के प्रथम भारतीय सी राजगोपालाचारी द्वारा यह पद संभाला गया। तो अगर भारतीय अगर कहे जाए आजादी के बाद किसने, अगर कौन भारतीय था, तो सी राजगोपालाचारी जी का नाम याद रखना है, लेकिन आजादी के बाद तो लुईस माउंटबेटन। अगला लिखा हुआ है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो देखिएगा 1857 का विद्रोह आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? अब देखिएगा एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। लिखा हुआ है क्या मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? जब इसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा कि 34वीं बंगाल रेजिमेंट इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे मंगल पांडे जी। तो बहुत ही आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं सीजी व्यापम में। आपको कैसे तैयारी करनी है इसी वीडियो के माध्यम से हमें बताना है और कैसे आपको तैयारी कराई जाएगी। यहाँ अगला देखिएगा साइमन कमीशन कब भारत आया? देखिए साइमन कमीशन की घोषणा जो होती है, साइमन कमीशन की घोषणा अगर बात करें नवंबर 1927 में हो जाती है, परंतु इनका आगमन जो है भारत में, अगर आगमन की बात करी जाए, जैसे कि यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है आगमन, तो आपको याद रखना है फरवरी 1928 में। फरवरी 1928 में इनका आगमन हुआ, और इसके साथ साथ ही ये 1929 में भी दो बार आएंगे, और इनका रिपोर्ट जब आएगा कब? तो मई 1930 के आसपास। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है फरवरी 1928, यही आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? अगर बात करें ये दो किले या फोर्ट कहें अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। सबसे पहला वाला जो फोर्ट है इसकी स्थापना 1698 में की गई थी, और जो सेकंड किला दिखा हुआ है फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसकी स्थापना 1644 के आसपास की गई थी। बाकी अगर देखा जाए इन सब में पुराना जो है वो कौन है? आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड, बी। अगला प्रश्न लिखा गया है किस अधिनियम को ब्लैक बिल या काला कानून के नाम से जाना जाता है? तो यदि आपने ये टॉपिक पढ़ा हो तो आप एक ही बार में इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर है रोलेट एक्ट। तो देखिएगा ऐसा ही प्रश्न पूछा गया है, ये हाल फिलहाल में जो हुआ पटवारी भर्ती परीक्षा का एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात INA की स्थापना करने वाले, तो INA की स्थापना करने वाले में यूं तो सुभाष चंद्र बोस ने भी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, लेकिन कहा जाए स्थापना किसने किया है तो कैप्टन मोहन सिंह ने जापानियों की मदद से INA की स्थापना की। तो इसका आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। अगला पेपर में देखना है हमें फूड इंस्पेक्टर से रिलेटेड प्रश्न। फूड इंस्पेक्टर में कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय इतिहास से? तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है क्या सूफी सिलसिलों को उनके प्रमुख संतों से सुमिलित कीजिए। अब देखिएगा ये प्रश्न कैसा है, आपको एक तरफ सूफी संत लिखे हुए हैं और एक संप्रदाय लिखा हुआ है। तो अगर आपने एक बार भी इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप आसानी से इस प्रश्न को बता सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम चिश्ती सिलसिला, तो हमीदुद्दीन नागौरी, इन्हीं के नाम से ही नागौर की स्थापना की गई है, और ये जो शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती के थे। तो देखिएगा यहाँ पर ए का थर्ड, ए में थर्ड आपको कहां पर दिख रहा है? ये दो में दिख रहा है, बाकी में तो दिख ही नहीं रहा, मतलब ये दोनों तो आपके आंसर हो नहीं सकते। फिर बात करें सुरहावर्दी से कौन जुड़े हुए थे? सुरहावर्दी से शेख बहाउद्दीन जकारिया जुड़े हुए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। तो बी का हमें क्या चाहिए? फर्स्ट। तो बी में फर्स्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर हो गया अपना आंसर कंप्लीट। वही अगर बात करें कि नक्शबंदी से जुड़े हुए थे कौन? शेख अहमद फारूकी, और कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे मोहम्मद गौस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दो भी याद रहे तो भी आपने देखा कि आपने वो प्रश्न बड़ी आसानी से बना लिया। सब याद रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर दो भी याद है तो भी ऐसे प्रश्न आपसे सॉल्व हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो यदि आपने महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा हो तो बिल्कुल आपने उनके योगदान के बारे में भी पढ़ा होगा। उनके योगदान में ये भी शामिल है कि उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था तत्वबोधिनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश से सम्मिलित कीजिए। तो मुझे अगर बात करूं, मुझे अभी एकदम एग्जैक्ट पता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम जो है पल्लव शासक हैं,
इतना तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप देखिएगा एक भी अगर पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक का थर्ड आना चाहिए। देखो ए में थर्ड कहां दिख रहा है? यहीं पर दिख रहा है। अब देखिए आप एक दो वंश भी बहुत अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो भी दक्षिण भारत आपसे आसानी से बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत के शासकों का नाम और उनके द्वारा जो किए गए हैं कार्य वो याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर शासक से रिलेटेड कुछ नहीं है, केवल कहां पर ध्यान देना है आपको, वंश से रिलेटेड, कि नरसिंह वर्मन जो है वो किस वंश से संबंधित है। तो इसी से आपने आंसर निकाल लिया। तो वही देखिएगा परांतक जो है पांड्य शासक थे, वही फिर देखिएगा कुलंगतुक जो है वो चोल वंश के हैं, विष्णुवर्धन जो है होयसल वंश के हैं। तो इससे तो एक ही से आप पूरे के पूरे क्या निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी से संबंधित घटनाओं को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। अब देखिएगा शिवाजी से संबंधित क्या है, कुछ घटनाओं को उनके वर्ष से सम्मिलित करना है। तो देखिएगा शिवाजी का जो जावली अभियान था, जावली, पुरंदर, रायगढ़, ये सबका सब 1656 में हुआ था। अगर 1656 बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ 1656, मतलब ए का क्या आना चाहिए, थर्ड। ए में थर्ड आपको दो जगह दिखाई दे रहा है, ठीक। तो हमने दो आंसर तो हटा दिए, दो आंसर हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिए। फिर अफजल खां से संघर्ष, अगर आपने अफजल खां से संघर्ष पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, फोर्थ में है, 1659 में। जब औरंगजेब देखते हैं कि शिवाजी की शक्ति जो है दक्षिण में बढ़ती जा रही है, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए वो पहले अफजल खां को भेजते हैं। तो कब भेजते हैं, 1659 में। तो देखिएगा सेकंड का फोर्थ, तो देखिएगा ये एक ऑप्शन में आपको मिल गया पूरा। वही अगर याद रखें कि सूरत पर प्रथम आक्रमण जो है इन्होंने 1664 में किया था। अब बचा क्या, औरंगजेब से कब मिले। तो औरंगजेब से क्या होता है, औरंगजेब शिवाजी को रोकने के लिए तीसरा प्रयास करते हैं और जयसिंह को भेजते हैं। जयसिंह के साथ शिवाजी ने संधि की थी, पुरंदर की संधि। कब, 1665 में। 1665 में पुरंदर की संधि होती है। किन के बीच में होती है, तो एक तरफ है शिवाजी और दूसरे तरफ है जय सिंह। तो ये दोनों याद रखिएगा, जय सिंह और शिवाजी के मध्य। और इसी संधि के तहत औरंगजेब से मिलने जाते हैं 1666 में। तो देखिए इसका प्रश्न अब अगर आपको एक और दो भी पता हो, है ना, तो भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोह को उनके प्रारंभ होने के वर्ष से क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए। पहला लिखा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का समय अगर देखें तो 1770 के आसपास है। आप देखिएगा ऑप्शन में 1770 दिया है, बिल्कुल। फिर है संथाल विद्रोह। संथाल मुझे याद आ रहा है लगभग 1856 के आसपास हुआ है। जस्ट जो है जो 1857 की क्रांति उससे पहले, और 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, नील विद्रोह, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अहुम जो याद आ रहा है 1828 के आसपास, और रामोसी जो पश्चिमी घाट के रहने वाले थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया कब, 1822 में। तो देखिएगा 1822 दिख रहा है मुझे, 1828 दिख रहा है, 1770 भी दिख रहा है, लेकिन मुझे ये डेट नहीं दिख रहा है, कौन सा, 1856। तो जब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, और उसके बाद जब मॉडल आंसर आया तो इस प्रश्न को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। लेकिन आप आसानी से उसका उत्तर बता सकते हैं। जब अगर यहां पर इस 28 की जगह यहां पर क्या हो जाता, 56 हो जाता, तो बिल्कुल आप आसानी से बता देते। अगर एक का पूछता तो आप आसानी से बता देते, लेकिन ये जो प्रश्न है ये बाद में क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें जो मानक आंसर होना चाहिए वो था नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों को उनके राज्यों से सम्मिलित कीजिए। देखिएगा दिल्ली सल्तनत के बाद और मुगल के पहले और मुगल के दौरान भी कुछ कुछ स्थानीय जो हैं मुस्लिम वंश स्थापित होते हैं, जैसे जौनपुर हो गया, फिर उसके बाद आप देखते हैं मालवा में हो गया, मालवा में एक छोटा सा वंश होता है खिलजी वंश। ऐसे ही कुछ वंश है जैसे बंगाल में और गुजरात में। तो उसमें आपको संस्थापक और उनके द्वारा कौन से भवन बनाए गए हैं और कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा जंजारी जो मस्जिद है वो कहाँ पर है, तो जौनपुर में है। तो देखिएगा ए का सेकंड कहाँ पर लिखा है, ए का सेकंड यहीं पर दिख रहा है। और मुझे याद है कि लोटन मस्जिद जो है कहाँ पर है, बंगाल में। तो देखिएगा डी का क्या होना चाहिए, 1, तो डी में 1 बिल्कुल यहां पर दिख रहा है, ठीक। मैं इसको टिक कर सकता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि अहमद शाह का जो मकबरा है वो गुजरात में है। वो कहां पर है, गुजरात में। तो गुजरात में है और इसका थर्ड का थर्ड होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो अवेलेबल नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। इसका आंसर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस किया था। तो असहयोग आंदोलन याद होगा आपको, ये 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ होता है। जब चौरा चोरी वाली घटना होती है तब जाकर इसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त या वापस ले लिया जाता है। तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1922। बढ़ते हैं अगले पेपर की ओर। अगला पेपर हमारा है सहायक संपरीक्षक
2022, इसमें भी कुल 7 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने 1957 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखिएगा ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप अगर कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो ये प्रश्न जरूर पढ़ेंगे। तो इसकी जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य कृपलानी जी, और आचार्य कृपलानी के बाद में इस्तीफा देने के बाद बनते हैं कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। तो लेकिन अभी क्या पूछा गया है, 1947 में कौन थे अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा जेपी कृपलानी जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है स्यादव्याद का दर्शन किसने संस्थापित किया था। अब स्यादव्याद जो है जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत है, मान्यता है। इसकी जो स्थापना की गई है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, देखिएगा यहां भी क्या है, आपको साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको शासक विशेष में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको मैंने बोला साहित्य और स्थापत्य। तो देखिए क्या लिखा है, तबकात नासरी किसकी रचना है, तो ये है मिन्हाज उल सिराज की रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बौद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था। यदि आप इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पार्श्व नामक एक बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने कहा कि जो बौद्ध जो संप्रदाय है हीनयान और महायान, उसमें बहुत सारे क्या है मतभेद है, इनको दूर करने के लिए आपको एक संगति बुलानी चाहिए। और कहा जाता है कि तिब्बत के एक यात्री थे जिनका नाम था तारानाथ जी के अनुसार कहा गया कि इस संगति में लगभग 18 प्रकार के जो मतभेद थे हीनयान और महायान में, उनको दूर किया गया। लेकिन फिर भी इस सम्मेलन में जो विभाजन था उसे रोका नहीं जा सका। तो इसका आंसर याद रखिएगा पार्श्व जी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने एक जल किश्ती की मदद से गंगा नदी को क्या किया था, पार किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, वो है चौसा का, जो होता है 1539 में, और ये युद्ध होता है शेर खां के साथ जो अफगानी होते हैं। इसी अभियान के बाद या इसी उपलब्धि के बाद जो शेर खां है उन्होंने शेर शाह की उपाधि ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसने 1887 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। यदि आप प्रार्थना समाज को एक बार भी आपने अगर पढ़ा होगा तो आप एक बार में इसका आंसर बता सकते हैं, आत्मारंग पांडुरंग, और इनके साथ जुड़े हुए थे गोविंद महादेव रनाडे और आरजी भंडारकर जी। तो इस प्रश्न का उत्तर है आत्मारंग पांडुरंग। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सूची ए को सूची बी से मिलाइए और सूचियों में नीचे दिए गए उत्तरों में से एक का सही मिलान कीजिए। अगर पहला प्रश्न देखें, एक पहली सूची देखें तो लिखा है मित्र मेला। यही मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना जाएगी। इनकी जो स्थापना है वो सावरकर बंधु ने की थी, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। तो देखिए फर्स्ट में सी कहाँ लिखा हुआ है, केवल ये दो में, तो इसमें तो लिखा नहीं है, केवल यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट का सी, तो इन दोनों में से कोई अपना आंसर होगा। फिर अनुशीलन समिति ढाका में, तो बिल्कुल इसकी स्थापना पुलिन दास जी द्वारा की गई थी, तो डी, यहाँ भी 2 में डी दिया हुआ है, यहाँ भी 2 में डी दिया हुआ है। फिर है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के लिए अभी अपने पास 2 नाम है, रास बिहारी बोस समिति और दूसरा कौन सा, लाला हरदयाल। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, लाला हरदयाल। तो देखिएगा थर्ड का ए, तो यहां पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। तो देखिएगा संस्थापना वर्ष आपको पूछ सकता है, संस्थापक पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, हो सकता है कोई घटनाओं के बारे में पूछ दे, इतना ही आपको तैयारी करनी होगी इतिहास को लेकर। तो इस वीडियो में हमने देखा जो हाल फिलहाल में व्यापम द्वारा 4 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उसमें इतिहास से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। आशा करता हूं ये आपको एक दिशा देगी कि इतिहास की तैयारी कैसी करनी है। और याद रखिएगा 25 मई से उड़ान IAS आपके लिए लेकर आ रहा है ऑनलाइन बैच, जिससे आप घर बैठे ही व्यापम की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।